हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली तीसरी। इसका नाम है बहुपद। इसका नाम क्या है? बहुपद। तो देखिए, इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे बहुपद में ज़्यादातर जो हम प्रयोग करेंगे द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, द्विघात समीकरण की बात करें उससे पहले इसकी भूमिका समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी समीकरण का जो निर्माण होता है, यानी एक समीकरण हम जब बनाते हैं तो समीकरण का जो निर्माण होता है, समीकरण का निर्माण होगा चर, अचर और संक्रियाओं के द्वारा होता है। चर, अचर और संक्रियाओं के द्वारा। अब देखिए, चर क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक के जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? चर होते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा मान या ऐसा कोई मान जिसका मान निश्चित नहीं हो, ठीक है, तो वो चर कहलाएगा। अचर हो जाएगा जिसमें मैथ में आप पढ़ते हो 1 से लेकर अनंत तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? अचर के अंदर। किसके अंदर आती हैं? अचर के अंदर। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? संक्रिया प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं। तो इन संक्रियाओं और चर और अचर के संयोजन से एक समीकरण का निर्माण होता है। अब देखिए, समीकरण की बात हो रही है तो यहाँ पर समीकरण के भी प्रकार होते हैं। समीकरण के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखो, पदों के आधार पर भी इसमें कई प्रकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक पदी समीकरण, द्विपदी समीकरण और त्रिपदी। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आगे तक तो ये समीकरण भी नाम लेते इसमें, जैसे एक पद, द्विपद, त्रिपद और चतुर्थ पद, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में खूब सारे पद हो जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं बहुपद। क्या बोल सकते हैं? बहुपद। देखो अब एक पदी जो होता है, एक पदी में जैसे मान लो x, ठीक है, 2 पद में जैसे x + 6, 3 पद में x, y और z, तो ये 3 पद हो गए। ठीक है। घातों के आधार पर बात करें तो घातों के आधार पर देखिए, एक घाती या रेखिक घात समीकरण, रेखिक घात समीकरण बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब ये जो द्विघात समीकरण है, पूरी प्रश्नावली में ये द्विघात समीकरण ही चलेगा। फिर हो जाएगा त्रिघात, ऐसे चलते रहेंगे और ये बहुघात में भी बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक घाती समीकरण क्या होते हैं? जैसे x, y, z, तो इन समीकरणों की जो घात आ रही है मैक्सिमम घात कितनी है? 1, तो इसलिए इसका नाम हो गया एक घाती समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे देखो 2x² + 3x + 7, तो इसमें जो चर है, चर की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। त्रिघात समीकरण की बात करें तो त्रिघात में जैसे x की घात 3, x² और ये x, ठीक है, तो इसमें
चर की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो इस वजह से ये बन गया त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा इसकी भूमिका है कि समीकरण चर, अचर और संक्रियाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि समीकरण कब बनता है, यानी किसी भी व्यंजक के आगे बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लिखें तब जाकर वो क्या बनता है, समीकरण। कि जैसे कि मान लो 3x + 7, ये एक समीकरण नहीं है, ये एक व्यंजक है जब तक इसके बराबर में कोई संख्या नहीं आएगी या फिर बराबर में 0 नहीं रखा जाएगा, जब तक ये समीकरण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण चर, अचर और संक्रियाओं से मिलकर बनता है। और समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घातों के आधार पर एक घात, द्विघात और त्रिघात समीकरण होते हैं। ठीक है, उतारना चाहो तो एक बार उतार लो इनको। उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो, देखिए अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण होता है क्या, देखो जैसे कि आपको एक रूप दे दिया ax² bx + c बराबर 0, तो ये क्या हो गया, इसमें द्विघात समीकरण। अब a b c यानी a b c यहाँ पर है अचर संख्या, क्या है, अचर संख्या। ठीक है, अब अचर संख्या क्यों बोल दिया, अभी तो जैसे हमने इनको बोला अचर, लेकिन यहाँ पर a b c इनके स्थान पर संख्या आएंगी, तो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, अचर संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अचर संख्या। और x² x, ये क्या है, चर संख्या। ठीक है, अब देखिए एक आता है इसमें गुणांक। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें x² का गुणांक हो जाएगा a, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा b, और अचर पद क्या है इसमें, तो अचर पद हो जाएगा इसमें c हो जाएगा। अचर पद क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, अब बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं वो समझें।
बहुपद का शून्यांक क्या होता है? देखो, जैसे आपको कोई एक समीकरण दे दिया 3x + 6 बराबर 0। अब आप यहाँ से क्या करोगे? x का मान निकालोगे। जैसे 3x बराबर माइनस का 6, ये आगे चला गया माइनस में हो गया, x बराबर -6/3। तो जो यहाँ से ये -2 आया है, ये समीकरण का क्या हो गया? शून्यांक हो गया। क्या हो गया? समीकरण का शून्यांक हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे इसमें, ये शून्यांक होता है। अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ा शून्यांक, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गुणांक, और अब ये पढ़ रहे हैं शून्यांक। तो इनके बीच में भी एक संबंध होता है। वो किस तरीके का संबंध होता है वो समझिए। देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपको प्रश्न में दिया जाएगा एक द्विघात समीकरण, जैसे मान लो ax² bx + c बराबर 0, ये आपको दे दिया एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण से यहाँ से x के 2 मान आएंगे। x के कितने मान होंगे? 2 मान प्राप्त होंगे, जिनको हम अल्फा व बीटा के रूप में लिखेंगे। अल्फा और बीटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अल्फा एक शून्यांक है और बीटा भी एक शून्यांक है। तो ये दो शून्यांक हमारे पास आ जाएंगे, अल्फा और बीटा। यानी जैसे मान लो x एक मान आ रहा है x बराबर 5 और एक x बराबर आ रहा है 6, तो अल्फा बराबर 5 हो जाएगा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद में यहाँ से जो मान आएंगे उसमें देखिए, सबसे पहले सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, यानी सत्यता की जांच इसमें किस तरीके से की जाएगी वो समझो। सबसे पहले आएगा इसमें शून्यांकों का योग। अब आपके पास शून्यांक इसमें अल्फा और क्या है? बीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये इसका फॉर्मूला हो गया, -b/a। अब ये देखो b क्या है यहाँ पर? b है x का गुणांक, x का गुणांक, और a क्या है? a है x² का गुणांक। ये भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। ये जो मान है a, ये है x² का गुणांक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें शून्यांकों का गुणा। तो देखिए शून्यांक कौन कौन से? अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब c क्या है? c यहाँ पर है अचर पद। c क्या है? अचर पद। और a वही हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को उतारो हेडिंग डाल के।
उतार लिया होगा सभी ने। अब इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। यहाँ से बोल रहा है कि समीकरण के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए इसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8x। और जोड़े घटाए तब कितना आना चाहिए, 2x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और इन दोनों गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का 8। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आया तो x माइनस आ गया 4 और ये हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 4। तो एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 4। तो हमारे पास एक तो आ जाएगा x का मान -2 और एक आ जाएगा x का मान 4, यानी आगे जाएंगे नहीं। तो अल्फ़ा बराबर तो हो गया -2 और बीटा बराबर कितना हो गया, 4। ये समीकरण के 2 शून्यांक प्राप्त हो गए हमारे पास। अब इन दोनों शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है हमें, ठीक है। तो इस उत्तर में रखते हैं सबसे पहले, यानी सत्य शून्यांकों का योग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा का मान कितना है, -2 और बीटा का कितना है, प्लस का 4 बराबर। देखो माइनस ऐसे कैसे, अब b का मान देखो a b c, तो b का मान कितना, -2 और a का मान कितना, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसका मतलब हो गया 1। देखो 4 में से 2 गया प्लस का 2 और इधर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2। मतलब LHS के बराबर में क्या आ रहा है, RHS। तो ये सही हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें शून्यांकों के गुणा, यानी -2 गुणा 4 और इधर c का मान कितना, -8 और a का मान कितना, 1। तो ये कितना हो गया, -8 और इधर भी ये -8। तो इस तरीके से ये भी दोनों बराबर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x² - 2x - 8 समीकरण के 2 शून्यांक -2 और 4 प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक तरीका और है अब इसमें कि जैसे आपको प्रश्न में शून्यांक दे दिए जाएं, प्रश्न में शून्यांक और गुणांक दे दिए जाएं, तो उससे द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होता है। देखिए हेडिंग डालो, द्विघात समीकरण का निर्माण करना। द्विघात समीकरण का निर्माण करना। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है x² - x कोष्टक अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। ये आपको इसमें सूत्र हो जाएगा इसमें, या इसको हिंदी रूपांतरण में लिखें तो ये हो जाएगा x² - x कोष्टक शून्यांकों का योग माइनस शून्यांकों का गुणा। ये सूत्र हो जाएगा इसमें, ठीक है। शून्यांकों का गुणा, इस माइनस के स्थान पर आएगा प्लस,
यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक माइनस आएगा। तो देखो इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है क्या कि जैसे शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग दे दिया आपको 1/4 और गुणनफल दे दिया -1। तो देखो इस सूत्र में रखते हैं डायरेक्ट यहाँ से, x² - x, ये ऐसे कैसे आ गया, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना 1/4 प्लस ये इसका मान कितना -1, ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - x/4 और माइनस का 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - x और माइनस का 4 बराबर में 0, 4x² - x माइनस 4। तो ये आपका द्विघात समीकरण इसमें बन जाएगा। ठीक है, उतारो इसको भी एक बार। अब देखिए जो आपकी प्रश्नावली 3.1 है, उस प्रश्नावली में एक तो इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है और एक जो पिछला सूत्र लिखा है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि आज ये मॉर्निंग की क्लास हुई है तो दोपहर में आप 3.1 को निकालेंगे, ठीक है, और फिर जो भी समस्या रहेगी वो आप शाम को जब ये 3.1 को हम हल करवाएंगे वीडियो के अंदर तो उसमें आप मिलान करेंगे। ठीक है, फिर अगर फिर भी समस्या रहे तो आप बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या रहती है। ठीक है, तो आगे हम उसको भी हल करवाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं शाम को ठीक 7:30 बजे।